स्टूडेंट, आज फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस एसएससी के लिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये Q8 अपॉन रूट 16 प्लस रूट 100 बाई अपॉन 49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125। इसकी वैल्यू पूछनी है, हमें क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, याद रखना, इसमें अगर ऐसे लिखा है तो समझ लो ये क्यूब रूट है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है 3√8 तो ये क्यूब रूट नहीं है, तो ये 3 बाहर है। इसका अंतर समझ लो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 अगर इसके अंदर है थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्यूब रूट है। अगर 3 बाहर है तो ये क्यूब रूट नहीं है, ये केवल क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 8 के हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, अपॉन 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे इसको देखो, ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 100 को 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 गुणा 10 100 ही तो होता है, अपॉन 49 को 7 गुणा 7, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट, इसके हमने फैक्टर किए 125 के, तो 25 पंजे 125। ऐसे मैंने सबके क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पर क्यू है, इसका मतलब 3 के पेयर में से बाहर निकलेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 के पेयर में से बाहर निकलेगा। ये याद रखना। अगर ऐसे लगा है, जैसे इस तरह से है, इसका मतलब इसकी जब मैं फैक्टर करूंगा तो इसके 3 के पेयर बनेंगे, तो उसमें से उनको बाहर निकालेंगे हम। लेकिन अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब है अगर इसके प्राइम फैक्टर करूंगा मैं, तो इसके 2 के पेयर बनाऊंगा, उनमें से बाहर निकालूंगा। अब देखो, इसमें क्यू है, इसका 3 के पेयर में से बाहर आएगा, 3 का पेयर बना हुआ है, तो इसका में पेयर में से एक आ गया बाहर, क्या 2 आ गया इनमें से, जो 3 के 2 है ना, जो 2 के 3 है ना, इनमें से एक बाहर ले लिया। अभी देखो, इसमें यहाँ पे क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 के पेयर बनते हैं, तो एक तो इसका 2 आ गया और एक इसका 2 आ गया, सही है। अब देखो, यहाँ भी वर्गमूल है, तो यहाँ भी 2 में से एक आएगा, ये 2 है, इनमें से एक ले लिया, नीचे भी 2 है, इनमें से भी एक ले लिया। अब इसको देखो, ये क्या है, क्यूब रूट है हमारा। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 में से एक लेते हैं बाहर, 3 के पेयर में से, तो 3 का पेयर बना हुआ है, इसमें से एक आ गया 5 बाहर। बस सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म आपका। 2 से कैंसिल हो गया 1 बार, ये तो हो जाएगा 1/2, सही है। और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दो पहले, ये हो गया 50 और नीचे हो गया 7। इसका एलसीएम ले लो, 7 दूनी 14। अब कैसे करते हैं, ध्यान दो, इसे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 2 का जाएगा 14 में, 2 7 जा 7 बार गया ना, और 7 का मल्टीप्लाई उसके अंश में, यानी ऊपर वाले में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 का गुणा कर दूंगा इससे, 50 से कितना हो जाएगा 100, ऊपर वालों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया 107/14। ये इसका आंसर है। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहते हो, मिश्र भिन्न में, तो इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इसमें लिखा है 3.7 मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई 3.7 प्लस 1.3 1.3 1.3 मल्टीप्लाई में है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। ये 3 बार मल्टीप्लाई अगर कोई चीज होती है तो उसकी पावर 3 लिख देते हैं ना, यानी 3.7 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ, 1.3 की पावर 3, क्योंकि ये भी 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, अपॉन इसे ऐसे लिख लो जैसा लिखा है, चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 बार लिख लो इसको, 3.7 की पावर 2 माइनस 4.81
प्लस 1.3 दो बार मल्टीप्लाई है तो इसे ऐसे लिख लेंगे 1.3 की पावर 2, जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर बन जाती है, आपको अच्छे से मालूम है। अब देखो अच्छे से, एक यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है सर्वसम का, ये ए मान लो अंदर वाले को, इसको बी मान लो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसा ना लग रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला लग सकता है फॉर्मूला। तो देखो होता क्या, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आएगा पहले में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। इसे स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे याद करते हैं, ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसे किनारे में रखते हैं तो भी कोई गलत नहीं होता वो, ठीक है। आप ऐसे लिख लो या जैसे आपको याद है वैसे कर लो। तो देखो मैं इसमें अप्लाई करूँगा इसको, तो ये ए है, ये क्या है मेरा बी है, क्यू बनना है, तो ए प्लस बी पहला ब्रैकेट, ए की जगह मेरा क्या है 3.7 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1.3, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया ये वाला। इसका देखो ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 3.7, इसका स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा क्या है 1.3 है तो 1.3 का स्क्वायर अपॉन, इनको प्लस कर लो, इसको प्लस करेंगे तो 5 आता है, 5.0 या 5 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी ये तो नीचे वाला लाइन तो रहेगी ना, इसे लिख लो ना, 3.7 का स्क्वायर माइनस 4.81 प्लस 1.3 का स्क्वायर। अब देखो इनको हमने प्लस किया तो प्लस करके आता 5। अब इस ब्रैकेट पे आओ, इसे ऐसे रहने देना, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 4.81 आता है, सही है, प्लस इसे भी ऐसे रखो 1.3 का स्क्वायर अपॉन 3.7 का स्क्वायर माइनस 4.81 एंड प्लस 1.3 का स्क्वायर। ऊपर वाला ये वाला और ये सेम ना दिख रहा आपको, देख लो सेम है कि नहीं है, जब कोई सेम ऊपर नीचे चीज़ होती है वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गया, क्या आता है मेरा आंसर 5 आता है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है आपकी आइडेंटिटी पे, ऐसे फार्मूला को याद रखिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, इसमें कहा है धातु की एक चादर समचतुर्भुज के आकार की है। अब बात आती है समचतुर्भुज कैसा होता है भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हों लेकिन विकर्ण यानी उसके डायगोनल्स अलग अलग हों, ये ए मान लो, बी सी एंड डी, ये बराबर, इसकी साइडें कैसी हैं बराबर हैं बिल्कुल, ये साइड चारों साइड कैसी हैं इसकी बराबर हो, और इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण कहते हैं आमने सामने वाले कॉर्नरों को मिला दें तो जो लाइन होती है वो क्या होती है विकर्ण होती है, यानी डायगोनल्स, एक तो डायगोनल AC हो गया और एक BD हो गया, ये दोनों अलग अलग नाप के होते हैं तो वो कहलाता है समचतुर्भुज। इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। अच्छा आपने देखा होगा वर्ग, वर्ग भी तो हमारा ऐसा ही होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, फिर हमने अंतर क्या है इनमें, भाई ये मेरा वर्ग है यानी स्क्वायर है, इनमें अंतर क्या है, देखो इसकी चारों साइडें बराबर हैं बिल्कुल जैसे इसकी चारों साइडें बराबर हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये डायगोनल्स है ना, ये क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण होता है, वो क्या कहते हैं वर्ग होता है। और जिसकी चारों साइडें बराबर हों लेकिन उसके डायगोनल्स अलग अलग हों तो वो क्या होता है हमारा समचतुर्भुज होता है यानी रोम्बस होता है। ये अंतर, कोई आपसे पूछता है भैया रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, आप कह सकते हो कि रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होंगे ये वाले, लेकिन वर्ग में उसके विकर्ण बराबर होते हैं। अंतर समझ में आ गया। तो इसके देखो विकर्ण दे रखे हैं, जिसके विकर्ण, ये चादर है हमारी इस टाइप की
उसके विकर्ण दे रखे हैं, यानी ये वाले, ये मान लो 20 है और एक क्या 18 है, ये 18 मान लो, किसी को कुछ ही मान लो, यानी पहला डायगोनल D1 मान लो, D1 मान लो दे रखा है 18 मीटर और दूसरा डायगोनल D2 दे रखा है आपका 20 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट करने का क्या खर्च होगा। तो हमें पहले इसका एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलता है, एरिया यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 लगा दो, उसमें निकाल दो 1/2। D1 हमारा 18 है, D2 हमारा 20 है, 10 बार कट गया, 180 आ गया, यानी ये हो गया 180 वर्ग मीटर। एरिया आ गया, एक तरफ से आ गया चादर का, और इसकी दूसरी तरफ भी करेंगे तो वही तो आएगा भाई। हमारा एक तरफ का एरिया ये है, इसे पलट दूंगा चादर में तो इतना एरिया, हमें दोनों तरफ पेंट करना है ना, तो आप लिखेंगे पेंट के लिए क्षेत्रफल, पेंट के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, 180 तो एक तरफ का है पेंट करना है और 180 पीछे वाली साइड का करना है, तो कितना हो जाएगा 360 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर, इतना एरिया जो मुझे पेंट करना है। अब मैं पेंट का खर्च निकाल दूंगा, 3 रुपये दे रखा है 1 वर्ग मीटर का, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पेंट का खर्च आ जाएगा। पेंट का खर्च 360 मल्टीप्लाई 3, सही है ना, कर दो, 3 का दिया 0, 3 के 18, 3 के 9 1 10, कितने रुपये का खर्चा आएगा जी, 1080 का। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया। दूसरा, इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए समचतुर्भुज यानी रोम्बस का, और इसका एरिया क्या होता है वर्ग का, इसका होता है साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, सही है ना। ये फॉर्मूला याद होने तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला लर्न होने चाहिए आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत अच्छे से देखना है इसको, कि साधारण ब्याज दर से 1200 का 4 वर्ष का मिश्रण इतना हो जाता है 2016। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रण क्या होता। प्रश्न को समझ गए, देखो जो जो चीज रखी पहले मैं लिख लूंगा उसको, अच्छा समझ में आएगा फिर। साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का, ये हो गया मूलधन, मूलधन है हमारा 1200, सही है। 4 वर्ष का समय कितना है, 4 वर्ष, और मिश्रण कितना आ जाता है, मिश्रण हो जाता है आपका 2016 हो जाता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ने से पहले मुझे रेट नहीं पता, रेट पता कर लूँगा मैं, तो पहले साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज का कैसे होती है निकालते हैं बताओ, मिश्रण में से क्या घटा देंगे, मूलधन। भाई मिश्रण आपका इतना हो गया, पहले आपका पैसा इतना था अब इतना मिल गया, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, जो एक्स्ट्रा है इसका मतलब वो क्या है, ब्याजी तो है, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, यानी 2016 माइनस 1200, तो हमारी इससे क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी, ये आ गई आपकी 816। भाई घटा को 816 आ रहा है। अब जी साधारण ब्याज आ गई, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है, आपको कई बार करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। साधारण ब्याज हमारी कितनी है, 816 है, मूलधन कितना है मेरा 1200 है, रेट हमें निकालना है, अभी जरूरत है इसकी, रेट आर मान लिया मैंने, समय कितना है 4 वर्ष है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 12 चौक 48, यानी यहाँ पर आ जाओ, देखो 12 गुणा कर दिया, 12 चौक 48, आर इज इक्वल टू 816, तो आर इज इक्वल टू 816 बटे 48, इसे डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 17।
17% पर एannum, प्रतिवर्ष सालाना ब्याज 17% की रेट है। अब उन्होंने जो बोला है उसको ध्यान दो। उन्होंने कहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, अभी हमारी कितनी है 17% है, तो नई दर क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा कर देंगे ना, तो आप लिखेंगे नई दर आपकी 17 तो पहली है, एक और बढ़ाने की कह रहे हैं वो, तो आपकी 18% पर एannum होती तो मिश्रधन ज्ञात करना है हमें। तो पहले ब्याज तो निकाल लें, तो साधारण ब्याज का लगाएंगे फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन तो आपका 1200 ही है, दर अभी अभी नई क्या है हमारी 18 है, और 4 वर्ष के लिए लेना है, अपॉन 100। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48, 48 गुणा 18, तो ये आएगा आपका 864। ये ब्याज आ गई। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है जी मूलधन में किसको प्लस कर दें हम, ब्याज को, यानी साधारण ब्याज को। मूलधन आपका कितना है 1200 है, और आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई है 864 आई है, इनको प्लस कर दो तो ये आपका हो जाता है 2064। इतना मिश्रण हो जाएगा 1% अगर हमने रेट बढ़ा दिया उसका। तो क्लियर हो गया ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, देखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 30% बढ़ाकर लिखा गया है साहब, क्या है 30% क्या है बढ़ा के लिखा गया है, फिर उस पर छूट दी हुई है 10% और फिर 10% दिए, दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, उसे बेचने पर लाभ होगा अथवा हानि और कितनी होगी। तो देखो ध्यान दो, माना वस्तु का मूल्य मान लें पहले, है ना, माना वस्तु का वास्तविक मूल्य या वस्तु का वास्तविक वो बाकी मान लो 100 रुपये की थी, बिल्कुल उसका हमने ये कॉस्ट प्राइस में हमने मान लिया। अब वो अंकित मूल्य कितना कर दिया उन्होंने, यानी उस पर छापा लगा दिया, वो कितने की मोहर लगा दी उन्होंने 30% बढ़ा के, 30% बढ़ा के कितना हो जाएगा 100 प्लस 30, यानी मान लो 130 हो गया साहब, बढ़ा के लिख दिया उन्होंने इतना। अब इस पर बट्टा दे रहे हैं, बट्टे का मतलब डिस्काउंट, पहले बट्टा दिया उन्होंने कितना 10% का, तो 10% निकालेंगे हम इसका, 10/100, परसेंटेज कभी भी दिया हो तो 100 नीचे आएगा, कंफ्यूजन मत पालना। और ये 130, तो 0 से 0, 0 से 0, कितने रुपये छूट मिली 13 की। अब कीमत क्या हो गई, अब मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य भाई 130 की है चीज़, और बेच रहे हैं और छूट दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं उसमें हम 13 का, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 117, ठीक है ना। अब 117 उसकी कीमत हो गई, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं कि एक और छूट दी गई, एक और क्रमिक बट्टा का मतलब पहले ये छूट दी गई, फिर देन बाद में ये फिर से बट्टा दिया उन्होंने, बट्टे का मतलब डिस्काउंट, छूट, कुछ भी कहिए आप इसको, फिर से 10% है, 10% किसका निकलेगा, इसका, अपॉन 100 इंटू 117, 0 से 0, 10 से भाग देंगे तो 11.7, ठीक। अब नई कीमत क्या हो गई, विक्रय मूल्य कहो उसका, फाइनली विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका हो गया हमारा 117 था ना एक बार छूट काटने के बाद, और फिर से इस पर छूट की दी गई है 11.7 की, इसे माइनस कर देंगे, ये आएगा 105.30। अब वो कह रहे हैं उसे लाभ हो रहा है हानि हो रही है। एक बात बताओ, उसका वास्तविक कीमत क्या थी 100 रुपया थी, और बेचने पे उसे कितना मिल रहा है 105, तो फायदे हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है। पहली बात तो आंसर आपका हो गया कि लाभ होगा, और कितना होगा वो परसेंट निकालना है, तो ऐसे कर देना है, इसमें से माइनस कर दो, कितने का फायदा हो रहा है आपको -100, यानी 5 रुपये 30 पैसे का। अब परसेंट लाभ पूछता है, परसेंट लाभ कितना हो रहा है जी उस पर, तो देखो 5.30। अब परसेंटेज निकालना है ना, परसेंट निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई, बात समझ में आ गई। ये हमारा
परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और किस पे निकालते हैं, वास्तविक मूल्य पे। वास्तविक मूल्य हमारा क्या है, 100 है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 से 100 कैंसिल, तो 5.3% का फायदा हो रहा है उसको। ठीक है, समझ में आ गया हो मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस में लाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।